नमस्कार। चलिए आज 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। जानेंगे कि कैसे एक खूबसूरत वादी को निशाना बनाया गया और इस हमले की साजिश कितनी बारीकी से और कितने सालों तक रची गई थी। ये कहानी शुरू होती है कश्मीर की बैसरन घाटी से, एक ऐसी जगह जिसे अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये पर्यटकों के लिए आप कह सकते हैं शांति का ही दूसरा नाम है। लेकिन फिर आया 22 अप्रैल 2025 का वो दिन जब इसी जन्नत जैसी जगह की शांति को एक सोची समझी साजिश ने हमेशा के लिए भंग कर दिया। एक ऐसा आतंकी हमला जिसमें 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। तो सवाल ये है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। चलिए उस दिन की घटनाओं को जरा करीब से देखते हैं। देखिए, हमलावरों ने घाटी में घुसते ही सबसे पहले पर्यटकों को उनके धर्म के आधार पर अलग अलग किया। फिर M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे घातक हथियारों से गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। करीब 20-25 मिनट तक ये नरसंहार चलता रहा। और तो और, हमलावरों ने इस पूरी हैवानियत को अपने बॉडी कैमरों पर रिकॉर्ड भी किया। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि दहशत फैलाने के लिए बनाया गया एक क्रूर प्लान था। और इसने जांचकर्ताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इतने बड़े और सुनियोजित हमले की योजना आखिर बनी कैसे? जब जांच शुरू हुई तो एक ऐसी साजिश सामने आई जिसकी जड़ें सालों पुरानी थीं। इस साजिश में भर्ती से लेकर ट्रेनिंग और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के हथकंडे सब कुछ शामिल था। और इस पूरी साजिश के केंद्र में था द रेजिस्टेंस फ्रंट, यानी TRF। अब सूत्रों की माने तो ये असल में लश्कर-ए-तैयबा का ही एक मुखौटा था। इसे 2019 में खास तौर पे इसलिए बनाया गया ताकि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF जैसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच हमलों की जिम्मेदारी से साफ इनकार कर सके। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये साजिश कितनी लंबी और गहरी थी। देखिए, कहानी 2018 में ही शुरू हो गई थी, जब आदिल ठोकर नाम का एक छात्र ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गया। फिर 2019 में FATF के दबाव के बाद TRF बना। 2023 में पाकिस्तानी SSG कमांडो हासिम मूसा कश्मीर आया और आखिरकार 2 साल बाद अप्रैल 2025 में इस हमले को अंजाम दिया गया। जांच में एक साफ कमांड स्ट्रक्चर का पता चला। इसमें आदिल ठोकर जैसा स्थानीय कश्मीरी चेहरा था, तो वहीं हासिम मूसा जैसा पाकिस्तानी SSG कमांडो जो इसका असली मास्टरमाइंड था। इस पूरी योजना को पाकिस्तान से TRF कमांडर सज्जाद गुल कोऑर्डिनेट कर रहा था और जमीन पर OGWS यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क इन्हें खुफिया जानकारी से लेकर खाने पीने और छिपने तक में मदद पहुंचा रहा था। चलिए अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। ये देखना बहुत जरूरी है कि कैसे इस पूरी तैयारी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक दूर दराज की घाटी को एक हाइपर सर्विलेंस टारगेट में बदल दिया गया। अब ये बात वाकई चौंकाने वाली है कि कैसे हमलावरों ने मिलिट्री ग्रेड की खुफिया जानकारी हासिल की, वो भी पूरी तरह से कानूनी तरीके से। हुआ ये कि एक अमेरिकी कंपनी से हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें ली गईं, जिन्हें पाकिस्तान की एक पार्टनर कंपनी ने कानूनी तौर पर खरीदा और फिर वही तस्वीरें हमलावरों तक पहुंचा दी गईं ताकि वो अपने हमले की सटीक योजना बना सकें। कम्युनिकेशन एक और बड़ी चुनौती थी जिसे उन्होंने हल किया। पहले आतंकी थुराया जैसे सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करते थे, जिन्हें ट्रैक करना आसान था। लेकिन इस बार उन्होंने चीनी अल्ट्रासेट फोन का इस्तेमाल किया, जो सीधे चीन के सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी सारी बातचीत भारतीय निगरानी सिस्टम की पकड़ से बाहर थी। जाहिर है, इतने बड़े हमले के बाद भारत की तरफ से एक जबरदस्त जवाबी कार्रवाई हुई। और ये कार्रवाई सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के स्तर पर भी हुई। भारत की सेना ने जिम्मेदार आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए फौरन 2 बड़े ऑपरेशन चलाए। पहला था ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद ऑपरेशन महादेव, जिसमें इस हमले की योजना में शामिल कई आतंकवादियों को मार गिराया गया। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस हमले की क्रूरता ने दुनिया का ध्यान खींचा। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए TRF को आधिकारिक तौर पर एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया और उसे सीधे सीधे लश्कर-ए-तैयबा से जोड़ा। लेकिन जब यही मामला UN सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचा तो वहां कहानी थोड़ी अलग थी। भारत और उसके सहयोगी देशों ने कोशिश की कि निंदा प्रस्ताव में TRF का नाम साफ साफ लिया जाए, लेकिन पाकिस्तान और चीन ने इस प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया। इस हमले का असर सिर्फ जान और माल के नुकसान तक सीमित नहीं था। ये हमला असल में एक शांतिपूर्ण और तरक्की करते कश्मीर के विचार पर एक सोचा समझा वार था। असली निशाना ये था
कश्मीर का बढ़ता हुआ टूरिज्म। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2018 में जहां 8.5 लाख पर्यटक थे, वहीं 2024 तक ये संख्या बढ़कर 43 लाख हो गई थी। हमलावर इसी आर्थिक स्थिरता और तरक्की की कमर तोड़ना चाहते थे। तो कुल मिलाकर पहलगाम हमला हमें ये दिखाता है कि आतंकवाद का चेहरा अब बदल रहा है। ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। एक तरफ राज्य प्रायोजित प्रॉक्सी गुट और दूसरी तरफ आसानी से मिलने वाली हाई एंड टेक्नोलॉजी। और ये हमें एक आखिरी और बेहद ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।